एक लड़की काफ़ी तेजी से सुनसान रास्ते पर भागी जा रही थी। उसके पीछे तकरीबन 4 से 5 लड़के भाग रहे थे, जिन्हें देखकर साफ पता किया जा सकता था कि वो कोई गुंडे हैं जो उस लड़की को पकड़ रहे हैं। वह लड़की बार बार पीछे देखती और फिर से दौड़ने लगती। अब तक वह लड़की भागते भागते थक चुकी थी। वो रुकी और अपने घुटने पर अपने हाथ रखकर हांफने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। उसके वो खुले बाल पसीने से गिले होकर उसकी गर्दन से चिपक चुके थे। उस लड़की ने अपने चारों तरफ मदद के लिए देखा, पर उसे कोई नहीं मिला। तभी उसकी नज़र उन गुंडों पर गई जो उसके बिल्कुल करीब आ चुके थे। उन्हें देखकर वह फिर से भागने लगी। वो पीछे देख रही थी कि तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आने लगी। उसने सामने की ओर देखा तो एक कार काफ़ी स्पीड में उसकी तरफ ही आ रही थी। ये देख वो लड़की घबरा गई और कार की लाइट आंखों पर पड़ने की वजह से उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वो कार बार बार हॉर्न बजा रही थी, पर वो लड़की वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक से एक जोर की आवाज़ आती है, धम्मम, और एक जोर की टक्कर से वो लड़की दूर जाकर गिरती है। ये देख वो गुंडे डर गए। पहला गुंडा सबसे बोला, ये लड़की मर तो नहीं गई, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। दूसरा गुंडा भी उसकी बात मानकर बोला, हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर हम ज़्यादा देर यहाँ रहे तो हम लोग फंस सकते हैं। तीसरा गुंडा बोला, पर हमारे पैसे, वो तो उस लड़की ने दिए ही नहीं। ये सुन बाकी लोग उससे बोले, पैसों की चिंता तुम मत करो, वो हमारे पास आ ही जाएंगे। इतना बोल सब गुंडे जल्दी से वहां से भाग गए। इधर वो लड़की खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उधर कार में एक लड़का जो काफ़ी गुस्से में था, उसने देखा कि सामने एक लड़की गिरी हुई है जिसका एक्सीडेंट उसी की कार से हुआ है। ये देख वो जल्दी से कार से निकला और उस लड़की के पास जाकर बोला, हेलो मिस, आप तुम ठीक तो हो न, क्या हुआ है तुम्हें? पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उस लड़के ने उसे पलटा तो वो हैरान रह गया। उस लड़की के माथे से पानी की तरह खून बह रहा था। ये देख उस लड़के ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी कार में ले जाकर बिठा दिया और अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ ही देर में वो राठौर हॉस्पिटल आ गए। उसने वहां आकर उस लड़की को फिर से अपनी बाहों में उठाया और अंदर लेकर जाने लगा। उस लड़के को वहां देखकर सब लोग सतर्क हो गए। उस लड़के ने जल्दी से वहां खड़े वार्ड बॉय को आवाज़ दी, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से और स्ट्रेचर लेकर आओ फास्ट। उसकी इतनी रूड और कड़क आवाज़ सुनते ही सब लोग अपने कामों में जुट गए। कुछ लोग जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आए और वो वार्ड बॉय डॉक्टर को बुलाकर लाया। सब स्टाफ एक लाइन में खड़ा हो गया और हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर के लाइन में खड़े थे। वो लड़का अपनी सख्त आवाज़ में उनसे बोला, मुझे ये लड़की किसी भी हालत में सही सलामत चाहिए, जल्दी से इसका इलाज करो, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर बुलाना पड़ जाए, बुलाओ फास्ट। उसके ऑर्डर देते ही सब लोग अपने काम पर लग गए। उस लड़की को जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वो लड़का इधर उधर टहलकर इंतजार करने लगा। इधर स्टाफ मेंबर एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगे। पहला लड़का बोला, ये आरवी सर के साथ लड़की कौन है और उसकी ये हालत कैसे हुई? दूसरा लड़का बोला, अंडरस्को, और आरवी सर इतने गुस्से में क्यों है, कहीं ये लड़की उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? तीसरा लड़का बोला, अंडरस्को, हो सकता है ये आरवी सर की गर्लफ्रेंड हो, वरना आरवी सर के पास किसी लड़की को देखना मतलब रेगिस्तान में तालाब ढूंढना। तभी एक लड़की उन सब से बोली, अब चुप भी हो जाओ सब लोग, अगर आरवी सर ने सुन लिया कि तुम लोग उनके बारे में गॉसिप कर रहे हो तो वो तुम सबका क्या हाल करेंगे, तुम सब अच्छे से जानते हो। उनका गुस्सा तो हम सब ने देखा है। वो लड़का जिसको अभी सब आरवी बोल रहे थे, वो इधर उधर टहल रहा था। उसके आसपास अब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। सब ने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म ही पहनी हुई थी। सब अपना सर झुकाकर नीचे की ओर देख रहे थे। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। उन्हें देखकर वो लड़का बोला, वो लड़की कैसी है, अब ठीक तो है ना वो? डॉक्टर तो उस लड़के को अपने सामने देखकर ही डर के मारे कांप रहे थे। अपनी बात का जवाब न पाकर वो गुस्से में बोला, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है मिस्टर गुप्ता, आप अच्छे से जानते हैं मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है, इसलिए बिना देरी के सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। वो डॉक्टर यानी कि मिस्टर गुप्ता अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोले, सर वो लड़की ठीक है लेकिन उसके सर में काफ़ी चोट आई थी, इसलिए आगे का हम उसके होश में आने के बाद ही बता सकते हैं। ये बोल वो डॉक्टर जल्दी से वहाँ से चला गया। तभी एक आवाज़ आती है, आरवी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसी की हम उम्र का एक और लड़का खड़ा था। उसे देख वो बोला, अरुण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरुण थोड़े गुस्से में बोला, यार आरवी मेरा काम ही तेरे साथ रहना है, तू भूल गया शायद मैं तेरा पर्सनल असिस्टेंट हूँ और तेरा बेस्ट फ्रेंड भी, इसलिए मुझे तेरे बारे में सारी जानकारी रहती है। चल केबिन में चलकर बात करते हैं। ये सुन वो लड़का जिसका नाम आरवी था वो आईसीयू की तरफ देखने लगा। अरुण उसके मन की बात समझ गया
और कुछ गार्ड्स को अपने पास बुलाकर बोला, इस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना और होश आते ही हमें फ़ौरन बता देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना आरवी का गुस्सा तो तुम अच्छे से जानते ही है। ये सुन वो गार्ड भी घबरा गया और बोला, आप चिंता न करें सर, कोई परेशानी नहीं होगी, ये आरवी सर का काम है, तो कोई गलती से भी गलती नहीं कर सकता है। ये सुन अरुण अब आरवी को अपने साथ ले गया। वो दोनों एक केबिन में आए जो काफ़ी सुंदर और लग्जरियस था। केबिन में एक हेड चेयर थी और उसके पीछे आरवी की बहुत बड़ी पेंटिंग थी, चारों और वाइट कलर का पेंट हुआ था। अरुण ने आरवी को सोफे पर बिठाया और उससे बोला, ये क्या कर दिया तूने आरवी, एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया तूने, अगर किसी को पता चला तो कितनी बदनामी होगी राठौर फैमिली की। तू उनका इकलौता बेटा है, इस हॉस्पिटल के ओनर है तू, रणविजय सिंह राठौर, जिसे दुनिया आरवी के नाम से जानती है। राठौर का नाम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आरवी गुस्से में बोला, मुझे परेशान मत करो अरुण, मैं पहले से ही काफ़ी परेशान हूँ। पहले घर की प्रॉब्लम, पापा का वो अनाउंसमेंट, और फिर ये लड़की, और अब तुम। कहीं ऐसा न हो कि सबका गुस्सा तुम पर ही निकल जाए, इसलिए शांत रहो। ये सुन अरुण बिल्कुल चुप हो गया। वह जानता था आरवी का गुस्सा, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। आरवी फिर बोला, तू जानता है ना, पापा ने मुझे आज ही धमकी दी है कि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी होगी, वरना वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। तभी उनके केबिन का डोर नॉक हुआ और एक गार्ड अंदर आकर बोला, सर उस लड़की को होश आ गया है। इतना सुनते ही दोनों आईसीयू की तरफ चल पड़े। आईसीयू में जाकर आरवी ने देखा कि कुछ डॉक्टर उस लड़की के सामने खड़े हुए हैं और उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। पहले जब आरवी उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर आया था तब उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, इसलिए वो अच्छे से उसका चेहरा नहीं देख पाया था। आरवी ने थोड़ा और आगे आकर देखा तो देखता ही रह गया। वो लड़की किसी परी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मासूमियत ही झलक रही थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके अलावा लड़की के चेहरे पर एक दाग तक न था। डॉक्टर ने उस लड़की से पूछा, कौन हो आप, अपना नाम बताओ। इस पर वो लड़की डरते हुए बोली, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और न ही मैं अपना नाम जानती हूँ। ये सुन वो डॉक्टर आरवी के पास आकर बोला, सर आई थिंक सर पर चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। आरवी जो अब तक उस लड़की की आंखों में ही खोया हुआ था, अचानक से होश में आया और अरुण को देखने लगा। जब डॉक्टर ने आरवी को बताया कि उस लड़की की याददाश्त जा चुकी है तो आरवी अरुण को देखने लगा। दोनों ने ही इशारों इशारों में कुछ बातें करी और फिर उस लड़की की तरफ देखने लगे। इधर उस लड़की की आंखों में हल्की सी नमी थी। वह फिर से अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, कौन हूं मैं, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। वह डॉक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही आरवी उससे बोला, यू आर माई वाइफ। ये सुनकर वह डॉक्टर और बाकी स्टाफ जो उस वार्ड में था वह हैरानी से आरवी को देखते ही रह गया। सब लोगों के मन में यही चल रहा था कि आरवी की शादी कब हुई और ये लड़की उसकी बीवी है। आज से पहले किसी ने आरवी की बीवी को क्यों नहीं देखा। आरवी सब लोगों के मन में चल रहे सवालों को अच्छे से जानता था। आरवी ने अरुण की तरफ अपनी एक नज़र डाली तो अरुण सबसे बोला, मैं जानता हूं कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि आरवी की वाइफ कब और कहां से आई। इसके बारे में आपको आज पता चल जाएगा। तभी वह लड़की दोबारा बोली, इसका मतलब आप मेरे हस्बैंड हैं। आरवी उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, रणविजय सिंह राठौर। सब लोग मुझे आरवी बुलाते हैं। उसका नाम सुनने के बाद वह लड़की बोली, और मेरा नाम क्या है। ये सुनकर आरवी एकदम चुप हो गया और कुछ देर बाद सोचकर बोला, हीर, तुम्हारा नाम हीर है। अपना नाम सुनकर उस लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह धीरे से बोली, कितना प्यारा नाम है हीर। आरवी डॉक्टर से बोला, इसको कब तक डिस्चार्ज मिल सकता है। इस पर डॉक्टर बोले, आप इन्हें आज शाम को ही घर ले जा सकते हैं। एक एक करके सब लोग वार्ड से निकल गए। अब उस वार्ड के अंदर सिर्फ दो ही लोग थे, आरवी और हीर। आरवी हीर से बोला, तुम लेट जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आरवी की बात मानकर वह लेटने लगी, पर उसे लेटने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देख आरवी ने उसे कंधे से पकड़ा और नीचे बेड पर लेटाने लगा। इस वक्त आरवी उसके काफ़ी ज़्यादा करीब था। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। पता नहीं लेकिन दोनों के मन में ही कुछ तो चल रहा था। आरवी के दिल में कुछ हलचल सी मची और उसने ना चाहकर भी हीर के माथे को चुम लिया और उससे बोला, सो जाओ, फिर हमें शाम को घर भी जाना है। उसकी बात मानकर हीर सो गई। आरवी काफ़ी देर तक हीर के बालों में हाथ फिराता रहा ताकि हीर और अच्छे से सो सके। वार्ड के बाहर अरुण हैरान था कि उसके दोस्त को अचानक से ये क्या हो गया। अरुण ने अभी वार्ड में से देखा था जब आरवी हीर के माथे सहला रहा था। अरुण अपने आप से बोला, जो लड़का अपने लिए पानी तक नहीं लेता वो इस अनजान लड़की की इतनी केयर क्यों कर रहा है। शाम हो चुकी थी। आरवी सोफे पर बैठा हुआ अभी भी हीर को ही देख रहा था जो बड़ी मासूमियत से बेड पर सो रही थी। आरवी अपने मन में बोला, ये क्या हो रहा है तुझे आरवी।
जहां तू किसी लड़की को देखता तक नहीं, सबके लाख मनाने पर भी तूने शादी नहीं की, वहां इस लड़की को अपनी पत्नी बोलने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा, इस लड़की को देखकर मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है। तभी वहां अरुण आया और बोला, डिस्चार्ज हो गया है आरवी, अब हीर को लेकर चलते हैं। उन्होंने हीर को उठाया और उसको कपड़े दिए। हीर ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और बाहर आए। उसने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग वार्ड से बाहर निकले। तभी हीर की नज़र कुछ लोगों पर गई जिन्होंने कुर्ता और पजामा पहना हुआ था और गले में गमछा। उन सब के हाथों में बंदूक थी। उन लोगों को देखकर हीर के माथे पर पसीना आ गया और वह डर के मारे कांपने लगी। अरुण की नज़र हीर पर गई और फिर उसने उस तरफ देखा जहां हीर देख रही थी। उधर कुछ लोगों को देखकर अरुण ने आरवी को इशारा किया। आरवी ने भी जब देखा तो वो हीर के पास आया और बोला, क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। हीर अचानक से होश में आए और कांपती हुई आवाज में बोली, वो उनके पास गन है इसलिए। ये सुन आरवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस इसी बात पर इतना घबरा रही हो, मैं तुम्हें अभी वह गन दिखाता हूँ, कुछ नहीं होगा। वह उन लोगों को बुलाने लगा कि हीर ने जल्दी से आरवी को रोका और बोली, नहीं रणविजय जी, उन्हें मत बुलाए, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे बस जल्दी से घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर लेकर चलिए। आरवी उसे काफ़ी देर तक देखने लगा। हीर ने जब देखा कि आरवी उसे घूर घूर कर देख रहा है तो वह घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ, तुमने मुझे रणविजय कहकर बुलाया इसलिए। इस नाम से सिर्फ मुझे मेरी माँ ही बुलाती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। आज फिर यह नाम किसी के मुंह से सुनकर बहुत ही सुकून मिला है। कुछ ही देर में सब लोग राठौर मैंशन आ गए। हीर कार से उतरने लगी कि आरवी उसे रोक कर बोला, सुनो हीर, तुम्हें कुछ बताना था। हीर रुकी और आरवी को तरफ देखने लगी। आरवी उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, देखो हीर, जैसे तुम उन लोगों को नहीं जानती हो वैसे ही वो लोग भी तुम्हें नहीं जानते हैं। ये सुन हीर आश्चर्य से पूछने लगी, पर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अपनी याददाश्त भूल गई, इसलिए मुझे कोई याद नहीं, पर उनको मैं याद क्यों नहीं हूँ। इस पर आरवी उससे बोला, क्योंकि आज से पहले उनको नहीं पता था कि हमारी शादी हो चुकी है। हमारी लव मैरिज हुई थी कुछ टाइम पहले, जिसके बारे में हमने घर में किसी को नहीं बताया था और सही टाइम का इंतजार कर रहे थे, पर उससे पहले ही ये सब हो गया। हीर को अब आरवी की बातें धीरे धीरे समझ आ रही थी। आरवी उससे बोला, हाँ, और उन लोगों को ये भी नहीं पता कि तुम्हारी यादाश्त जा चुकी है, इसलिए हमें सबके सामने नॉर्मल पति पत्नी की तरह ही एक्ट करना है। हीर ने आरवी की बात को मान लिया और दोनों घर के अंदर चले गए। घर के अंदर सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। सब ने जब आरवी को किसी लड़की के साथ आते देखा तो उसे बोले, ये कौन है आरवी। आरवी ने सबको जवाब देते हुए बोला, शी इज़ माई वाइफ मिसेस हीर रणविजय राठौर। ये सुन सब चौंक गए और हैरानी से आरवी को देखते रहे। आरवी उनसे दोबारा बोला, हाँ, मैंने शादी कर ली है और अब यह आपकी बहू है और इससे आगे मुझे एक और सवाल नहीं चाहिए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह आरवी के आगे बोल सके, इसलिए कोई भी उसके आगे नहीं बोला। पर आरवी के डैड उससे बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने शादी कर ली है, आज मेरी यह ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ये कहकर वह हीर के पास आए और उसके सर पर हाथ रखा। हीर ने जल्दी से उनके पैर छुए और उन्हें देखने लगी। आरवी के डैड ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आरवी ने हीर को सबसे मिलाया और बोला, हीर, इनसे मिलो, यह है मेरे डैड और यह है मेरी दादी और दादाजी। हीर ने उनके भी पैर छुए। उसके बाद आरवी ने उसे अपनी बहन से मिलाया और बोला, ये है मेरी छोटी बहन जो कि हम सबकी लाडली है। हमारे परिवार में बस हम ही कुछ लोग हैं। वह लड़की जल्दी से हीर के गले लगी और बोली, हेलो भाभी, आप सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी प्रिटी भाभी मिली। हीर भी ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने उस लड़की के गाल खींचते हुए बोला, मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि मुझे इतनी क्यूट सी नंद मिली। सबसे मिलकर आरवी हीर को अपने रूम में लेकर गया और फिर हीर से बोला, जाओ हीर, तुम जाकर चेंज कर लो। कुछ ही देर में हीर चेंज कर आई। वह मिरर के सामने आकर अपने बाल बनाने की कोशिश करने लगी, पर उसके हाथ में पट्टी लगी होने के कारण वह अपनी बाल नहीं बना पा रही थी। आरवी ने जब ये देखा तो वह उसके पास आया और उसके हाथ से कंघी लेकर उसकी बाल बनाने लगा। अगली सुबह हीर को आंखें खुली तो उसने देखा वो बेड पर अकेली सोई हुई है। आरवी वहां नहीं था। वह जल्दी से फ्रेश होकर आए और आरवी को ढूंढने लगी। वो रात को हल्दी वाला दूध पीकर जल्दी सो गई थी। उसे नहीं पता था कि आरवी तो उस कमरे में रात से ही नहीं था, वो गेस्ट रूम में आकर सो गया था। हीर आरवी को पूरे घर में ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठे दादाजी और दादी जी पर गई। उसने आकर उन दोनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। दादाजी और दादी जी ने हीर के सर पर हाथ रख उसे सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया, जिसे सुनकर हीर की आंखों से आंसू आ गए। दादी जी प्यार से बोली, क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रही हो। हीर खुश होते हुए बोली, मेरे परिवार में कोई नहीं है दादी माँ,
लेकिन अब मुझे पूरा परिवार मिल गया, इसलिए बस खुशी के आंसू आ गए। दादी हंसते हुए बोली, लो इतनी सी बात पर अपनी प्यारी प्यारी आंखों से इन कीमती आंसुओं को न बहाया करो, और आज तुम्हारा पहला दिन है। इस घर में तो कुछ अच्छा सा बनाओ, तुम्हें खाना बनाना तो आता है न। हीर उनसे बोली, जी दादी माँ, मैं अभी सबके लिए बादाम का हलवा बनाकर लाती हूँ। ये सुन दादाजी बोले, देखो तो हमारी बहू को तो आरवी की पसंद भी पता है, उसका मनपसंद हलवा बना रही है, और एक तुम हो जो मेरे लिए कुछ नहीं बनाती। इस पर दादी उनको घूर कर देखने लगी और हीर हंसने लगी। कुछ देर बाद में किचन में हीर हलवा बनाने का सामान ढूंढ रही थी। इधर आरवी हॉल में आया। इस वक्त वह पूरा पसीनों में नहाया हुआ था। देखने से साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त जिम करके आया है। जिम से आकर आरवी ने अपनी दादी से पूछा, दादी हीर ऊपर है क्या? दादी उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं बेटा, वह तो किचन में गई है सबके लिए मीठा बनाने। ये सुन आरवी जल्दी से किचन की ओर गया। उसने देखा कि हीर डब्बे चेक कर रही है। उसने जैसे ही आरवी को देखा वो उसके पास आकर बोली, अरे रणविजय जी, आप यहाँ, अच्छा हुआ आप आ गए। सुनिए न, वो मुझे हलवा बनाना नहीं आता, और बाहर मैंने सबसे कह दिया कि मुझे आता है। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए न। क्या आपको हलवा बनाना आता है? आरवी उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, मैंने कभी हलवा नहीं बनाया, पर हाँ मुझे इतना पता है कि हलवा बनता कैसे है। ये सुन हीर खुश हो गई और आरवी उसे बताता गया। आरवी उसे ही हलवा बनाते हुए देख रहा था। तभी उसने देखा कि हीर को उसके खुले बाल बार बार परेशान कर रहे हैं। ये देख आरवी उसके पास आया और उसके बालों को समेटकर जुड़ा बना दिया। वो हीर के काफ़ी करीब था, जिससे हीर के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। आरवी उसकी उन खूबसूरत आंखों में खोया हुआ था। वो हीर की आंखों में खोए हुए ही बोला, ये जो आंखें हैं तुम्हारी, किसी गजल की तरह खूबसूरत है। कोई पढ़ ले एक दफ़ा अगर इनको, तो शायर हो जाए। ये बोल वो हीर के करीब आया और उसने हीर का माथा चूम लिया। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। थनकू बढ़ता दिल, बढ़ता दिल, बढ़ता दिल, बढ़ता दिल।